हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कृषि जीव विज्ञान विषय के फर्स्ट लेसन जो आपकी किताब में है प्लांट ब्रीडिंग, उससे संबंधित और भी जो शब्दावलियां हैं, उससे संबंधित और भी जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जनन द्रव्य किसे कहते हैं। जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म। जनन द्रव्य किसे कहते हैं? किसी जात और उससे संबंधित जातियों में उपस्थित सभी जीनों के योग को किसी जात तथा उससे संबंधित जातियों में उपस्थित सभी जीनों के योग को जनन द्रव्य कहते हैं। किसी जात तथा उससे संबंधित जातियों में उपस्थित सभी जीनों के योग को जनन द्रव्य कहते हैं। देखिए आप, उससे संबंधित जातियों में, संबंधित जातियों मतलब जैसे कुछ जातियां तो ऐसी होती है जिनको मनुष्यों द्वारा उनकी खेती की जाती है, और उन्हीं की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो जंगली प्रजाति होती है, उनकी खेती नहीं की जाती है। तो उन सभी में जो जीन पाए जाते हैं, सभी जीनों का योग जो है वो जनन द्रव्य कहलाता है। तो जनन द्रव्य संरक्षण की बात हम करते हैं, तो जनन द्रव्य संरक्षण की विधियां क्या है? देखिए, जनन द्रव्य संरक्षण की आवश्यकता क्या है? पहले देखिए, जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य संरक्षण, ये जनन द्रव्य संरक्षण की क्या आवश्यकता है? किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए उस प्रजाति के जनन द्रव्य को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित का मतलब है कि ऐसी प्रजातियों को उनकी सुरक्षा, भोजन, पानी आदि की समुचित व्यवस्था कर दिया जाता है, जिससे कि वो उनमें जनन द्वारा बहुत अधिक संख्या में वो अपना विस्तार कर सके। तो इसको जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं कि किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए उसके जनन द्रव्य को संरक्षित किया जाता है, यानी कि उसके जनन द्रव्य को ऐसे वातावरण दिया जाता है जिससे कि वो विकसित होकर के अपने समान नए जीवों का निर्माण कर सके। तो जनन द्रव्य संरक्षण की दो विधियां हैं। एक तो है यानी स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? किसी प्रजाति का संरक्षण, किसी जाति का संरक्षण उसके उसी आवास में कर देना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी किसी जाति का संरक्षण उसके उसी आवास में कर देना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर कोई ऐसी जाति है जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है या फिर जिसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, तो ऐसे में उस जातियों को उचित वातावरण, उचित सुरक्षा, उचित पोषण उसी आवास में उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, जन्म द्वारा अपनी वंश परंपरा को बढ़ा सके। तो इसको कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। यानी किसी जाति को उसके उसी आवास में उचित वातावरण उपलब्ध करा करके संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। दूसरा है उत स्थानीय संरक्षण। उत स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसको क्या कहेंगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक सीटू कंजर्वेशन क्या है? किसी जाति को उसके मूल आवास से हटाकर किसी अनुकूलित आवास में स्थापित कर देना उत स्थानीय संरक्षण कहलाता है। किसी जाति को उसके मूल आवास से हटाकर किसी अनुकूलित आवास में ले जाकर स्थापित कर देना उसको उत स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो यह है जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य संरक्षण की विधियां। नेक्स्ट आप देखिए, जनन द्रव्य संरक्षण जो है या जनन द्रव्य, ये पादप प्रजनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जनन द्रव्य इसलिए किसी भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके किसी जाति के जनन द्रव्य को संरक्षित करके उनका विकास किया जा सकता है। इसके बाद है पादप पुनः स्थापन। पादप पुनः स्थापन पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? किसी पौधे को उसके मूल आवास से हटा करके दूसरे आवास में स्थापित कर देना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। पौधे के किसी जाति को उसके मूल आवास से हटाकर दूसरे आवास में स्थापित कर देना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। पादप पुनर्स्थापन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राथमिक पुनर्स्थापन, प्राथमिक पुनर्स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन क्या है? प्राथमिक पुनर्स्थापन में जो पुनर्स्थापित किस्म है उस किस्म को बिना किसी चयन के, बिना किसी संकरण के सीधे कृषि के लिए उपयोग में ले लिया जाता है। इसे प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। यानी जब पुनर्स्थापित किस्म को बिना किसी संकरण के, बिना किसी चयन के सीधे कृषि कार्य के लिए उपयोग में ले लिया जाता है, तो इसे प्राथमिक पुनर्स्थापन कहते हैं। जैसे गेहूं की लरमा राजो, गेहूं की लरमा राजो तथा
तथा सोनारा 64 प्रजाति, इसको जो है मैक्सिको गेहूं की इस प्रजाति को मैक्सिको से मंगाया गया और सीधे इसको कृषि कार्य में ले लिया गया। इसका ना तो चयन किया गया और ना ही इसका किसी स्थानीय प्रजाति के साथ संकरण करवाया गया। तो इसे कहते हैं प्राथमिक पुनर्स्थापन। दूसरा है द्वितीयक पुनर्स्थापन। द्वितीयक पुनर्स्थापन द्वितीयक पुनर्स्थापन किसे कहेंगे भाई? जब पुनर्स्थापित किस्म का चयन किया जाए, चयन के बाद किसी देशज किस्म के साथ संकरण करवाया जाए। पुनर्स्थापित किस्म पुनर्स्थापित जब किसी पुनर्स्थापित किस्म का चयन किया जाए और फिर उसका किसी देशज किस्म के साथ संकरण करवाया जाए, फिर उसके बाद उसको कृषि कार्य में लिया जाए, तो इस प्रकार के पुनर्स्थापन को द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। एक अंतर भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक पुनर्स्थापन और द्वितीयक पुनर्स्थापन में अंतर बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? प्राथमिक पुनर्स्थापन में पुनर्स्थापित किस्म का बिना किसी चयन और बिना किसी संकरण के ही सीधे कृषि कार्य में ले लिया जाता है, जबकि द्वितीयक पुनर्स्थापन में पुनर्स्थापित किस्म का चयन करके किसी देशज किस्म के साथ, देशज किस्म मतलब क्या है कि जो पहले से विद्यमान किस्म है, तो देशज किस्म के साथ संकरण करवा करके ही फिर उसको आगे कृषि कार्य में लिया जाता है। ये हो गया पादप पुनर्स्थापन और पादप पुनर्स्थापन के प्रकार और दोनों में अंतर। अगला है आनुवांशिक अपर्दन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन किसे कहते हैं और आनुवांशिक अपर्दन के प्रमुख कारण बताइए। आनुवांशिक अपर्दन किसे कहते हैं, आनुवांशिक अपर्दन के प्रमुख कारण बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आनुवांशिक अपर्दन किसे कहते हैं? किसी जात और उसकी जंगली प्रजातियों की विविधता में धीरे धीरे कमी आना। किसी जात तथा उसकी जंगली प्रजातियों में प्रजातियों की विविधता में धीरे धीरे कमी आना। धीरे धीरे कमी आना आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। किसी जात तथा उसकी जंगली प्रजातियों की विविधता में धीरे धीरे कमी आना आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। तो देखिए भाई, भी एक शब्द है विविधता।
विविधता किसे कहते हैं? विविधता का मतलब है कि बहुत सारे लक्षणों का पाया जाता है। किसी जाति में बहुत सारे लक्षणों का पाया जाना, ये विविधता कहलाता है। तो जैसे चावल की कोई चावल है, चावल जो है यह है फसल की एक प्रजाति है, जाति चावल। तो अब चावल में बहुत सारे कुछ चावल ऐसे होते हैं पतले होते हैं, कुछ चावल होते हैं मोटे होते हैं, कुछ चावल होते हैं काफी लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे मोटे होते हैं और कुछ छोटे पतले होते हैं। कुछ चावल होते हैं सुगंधित होते हैं और कुछ चावल ऐसे होते हैं जो सुगंधित नहीं होते। कुछ चावल होते हैं बहुत अधिक पैदावार देते हैं, कुछ चावल होते हैं कम पैदावार देते हैं, कुछ चावल होते हैं जो पकने में ज्यादा समय लेते हैं। जैसे बासमती है, ये पकने में लगभग 170 से 170 दिन तक ले लेता है। कुछ चावल हैं जो जल्दी पक जाते हैं, कुछ चावल ऐसे हैं जो कि जिनको ज्यादा पानी, जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ये सारे जो गुणों में जो अंतर आ रहा है, यानी किसी जात के गुणों में अंतर का आना या बहुत सारे लक्षणों का पाया जाना, ये विविधता कहलाता है। तो किसी जात का जंगली प्रजातियों की विविधता में धीरे धीरे कमी आना आनुवंशिक अपरदन कहलाता है। अब आनुवंशिक अपरदन का कारण क्या है? क्या आनुवंशिक अपरदन के कारण? अब कोई प्रजाति कैसे विलुप्त हो जाएगी भाई? अब मान लो चावल की कोई ऐसी प्रजाति है जिसको किसान नहीं बो रहा है। क्यों नहीं बो रहा है? क्योंकि उसकी अपेक्षा ज्यादा गुणवत्ता वाला चावल उसको मिल रहा है बोने के लिए, तो उसको वो नहीं बो रहा है। तो क्या होगा? जो जिसको किसान नहीं बोएगा वह प्रजाति धीरे 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 विलुप्त हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक अपरदन कहेंगे। जैसे चावल की कोई प्रजाति हमने बताया कि जैसे कुछ प्रजातियां हैं जो कि बासमती है 170 से 180 दिन का समय ले लेती है पकने में। तो अब देखिए बासमती भी एक तो संकरण बासमती आ गई है, हाइब्रिड, ये तो जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन जो प्राचीन बासमती जो थी, अब उसको कोई किसान अब नहीं बोते। क्यों नहीं बोते हैं? क्योंकि जो प्राचीन बासमती थी जिसमें नेचुरल रूप से बहुत अच्छे सुगंध आते थे, उन चावल को किसान नहीं बोता है। क्यों नहीं बोता? इसके दो कारण। एक तो इसकी पैदावार कम होती है, किसान को लाभ कम होता है, और दूसरा यह है ये पकने में ज्यादा समय लेता है, लगभग 170 से 180 दिन तक खेत में खड़ा रहता है ये। तो इसकी वजह से किसान जो है इस बासमती को नहीं बो रहा है। तो क्या हुआ? जो प्राचीन बासमती चावल है अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और विलुप्त होने की कगार पर होंगे। इसको हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक अपरदन कहेंगे इसको। तो अब आनुवंशिक अपरदन का कारण क्या है कि उच्च गुण, पुरानी गुणवत्ता वाले किस्मों के जगह पर उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों का प्रवेश कर जाना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्या बताया हमने? उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च गुणवत्ता वाले प्रजातियों का प्रवेश। तो उच्च गुणवत्ता वाले प्रजातियों का प्रवेश हो गया, तो जो जिनकी गुणवत्ता थोड़ा कम थी वो धीरे धीरे हटते गए, निकलते गए। दूसरा क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर ये है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग आवास बनाने के लिए जंगलों को काट करके प्लेन बना दिए, सारे जंगल को समाप्त कर दिए, वहां अपना घर बना करके लोग रह रहे हैं वहां पर, जहां पर बहुत अधिक जंगल हुआ करते थे वहां पर लोगों के घर है, बिजली है और सारे। अब वहां पर जंगल में जो भी प्रजातियां थी वो सारे
वहां से समाप्त हो गई, तो क्या होगा, आनुवांशिक अपरदन हो रहा है, यानी जो कई विभिन्न लक्षणों वाले जो पौधे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक अपरदन का एक कारण जनसंख्या वृद्धि है। तीसरा, रेल मार्गों का निर्माण। रेल मार्गों का निर्माण, अब कई ऐसे रेल मार्ग हैं जो घने जंगलों के बीच से होकर के जाते हैं। अब देखिए वहां पर घने जंगल के बीच से होकर जाते हैं, तो रेल मार्ग को बनाने के लिए जंगलों को काटा गया। अभी हाल ही में देखिए ये बुलेट ट्रेन परियोजना जो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, अब ये अहमदाबाद से मुंबई तक रेल मार्ग इसका बन रहा है। अब बीच में आने वाले असंख्य पेड़ों को, लाखों पेड़ों को काट करके और फिर वो रेल मार्ग बनाया जाएगा। तो ऐसे में जो सारे पेड़ कट रहे हैं, अब उन पेड़ों की, वो पेड़ तो नहीं रहेंगे, तो उनकी जो विविधता है वो कम हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी जो आनुवांशिक अपरदन हो गया, रेल मार्गों का निर्माण हो गया। दूसरा चीज, रेल मार्ग, जंगलों के बीच से रेल मार्ग बनने के कारण बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो कि रेल मार्ग पर आ जाते हैं, ट्रेन आ गई, ट्रेन से वो कट गए, मर गए। बहुत सारे हाथी वैसे भी कट करके मर जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनकी भी आनुवांशिकता में धीरे धीरे कमी आ रही है। चौथा है औद्योगिक इकाइयों का विकास। औद्योगिक इकाइयों का विकास, औद्योगिक इकाई, देखिए भाई, जो औद्योगिक, ये भी जनसंख्या के कारण ही हो रहा है। जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ी तो औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी बढ़ रही है। तो औद्योगिक इकाइयों का स्थापना के लिए, औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के लिए स्थान चाहिए। तो कहीं पर ऐसे जहां पर जंगल है, जहां ढेर सारे पेड़ पौधे, उनको काट पीट करके वहां पर औद्योगिक इकाइयां बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से विभिन्न पादप जातियां जो हैं वो समाप्त होने वाली है। तो ये है आनुवांशिक अपरदन और आनुवांशिक अपरदन के कारण। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगला स्टेप हम आपको बताएंगे। थैंक यू।